नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। साइंस के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, फिजिक्स के एमसीक्यू जिसमें आपको मैंने 40 करवाए थे। उससे आगे के सभी एमसीक्यू आज कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। जितना मैं अभी आपको साइंस का एमसीक्यू मैंने करवाया है उसको सही से रिवाइज कीजिए, और जो अभी मैं करवाऊँगा कोशिश कीजिएगा कि हर सवाल का आंसर आप निकालें। अब तो 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तारीख है 7 अगस्त। तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो अब तो आपको आंसर्स इसके आने चाहिए, या अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और इस सवाल को सही से करके जाइएगा एग्ज़ाम में। सारे इम्पॉर्टेंट ही सवाल होंगे और अच्छे सवाल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो रटा रटाया आप करते हैं PYQ बेस जो सारे कोचिंग वाले करा रहे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्न से कौन सा कथन बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क के बारे में पूछा कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ए आंसर है। यह बल और भुजा की लंबाई का गुणनफल है। बल और भुजा की लंबाई का गुणनफल है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेवर आर्म लेंथ जो है, यह केवल रैखिक गति पर लागू होता है, केवल लीनियर मोशन पर लागू होता है। इसका एसआई मात्रक जूल है। टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक एक्सिस है और एक्सिस के इर्द गिर्द कोई चीज़ अगर घूम रही है तो वहाँ पर कौन सा बल होता है, तो वहाँ पर टॉर्क काम करता है। टॉर्क काम करता है। इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो यह बल और भुजा के लंबाई का गुणनफल होता है। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जो होता है कि वेक्टर राशि होता है, ना कि स्केलर, अर्थात इसमें डायरेक्शन भी होता है, किस दिशा में घूम रहा है वो भी इसमें होता है। जिसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। यह घूर्णन गति को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, डेसिबल मीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पोलरीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? अभी तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेसिबल मीटर उपयोग किया जाता है। कई सारे बच्चों ने ए मारा होगा, गलत हो जाएगा। डेसिबल मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश की विशेषताएं, तरंग दैर्घ्य कितनी है, ये सब चीज़ों की मापता है। पोलरीमीटर पोलराइजेशन कितना हो रहा है, ध्रुवीकरण को मापता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में सही है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, चारों में से आपको आंसर निकालना है। देखिए क्या है, ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो सकता है, ऊर्जा केवल यांत्रिक रूप में संरक्षित होती है, ऊर्जा बाहरी बल के बिना परिवर्तित नहीं हो सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी चेंज विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा एनर्जी के बारे में? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो सकता है, बस यही इसमें से सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है इसको। ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप परिवर्तन हो सकता है, अर्थात इसका फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी वो किससे प्राप्त हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट हो रहा है, उसमें डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, चारों को पढ़िएगा वीडियो रोक करके। प्लीज़ वीडियो रोक करके हर सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। प्लीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। अवतल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है। अवतल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है। यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये सही दिया हुआ, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन वैद्युत प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सही है। यह केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन है, यह केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में होता है।
यह केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में होता है या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण से होता है, या केवल धातुओं में हो सकता है, या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही होता है। दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें परिवर्तन के कारण से किसी कंडक्टर में अगर विद्युत धारा या ईएमएफ, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, ये अगर उत्पन्न होने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सही है? गति के समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। यह केवल एक समान गति के लिए लागू होते हैं, या एक समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं, या केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के लिए लागू होते हैं? ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एक समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रहा हो उसी के लिए लागू होते हैं। दे अप्लाई टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय एक ध्रुव मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में सही कहा जा रहा है? ये यहाँ पर पूछा गया है 47 नंबर में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर जरूर निकालिएगा। चुंबकीय एक ध्रुव प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। चुंबकीय एक ध्रुव सैद्धांतिक रूप से असंभव है, प्रिंसिपली ये इनकरेक्ट है। चुंबकीय एक ध्रुव अभी तक खोजे नहीं गए हैं। चुंबकीय एक ध्रुव केवल धातुओं में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा सी। चुंबकीय एक ध्रुव अभी तक खोजा ही नहीं गया। अभी तक के फिजिक्स में ये चीज़ संभव ही नहीं हो पाए। कितना भी छोटा मैग्नेट ले लेंगे उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पोल हो उसमें। इसी को कहा जा रहा है मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल संभव ही नहीं है अभी तक। तो आने वाले भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगला सवाल है कि भारत में कौन सा कथन दाब के बारे में सही है? भारत बोल दिया मैंने। निम्न से कौन सा कथन दाब के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर इज करेक्ट? दाब एक वेक्टर राशि है। दाब कैसा है? मात्रा पास्कल है। 2 ऑप्शन आ गए। आंसर निकालना है क्या? निकाल लिया होगा कई सारे बच्चों ने। दाब केवल ठोसों पर लागू होता है। दाब बल पर निर्भर नहीं करता है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सही होगा? सभी लोग इसका आंसर जरूर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का? 48 का आंसर हो जाएगा बी। दाब कैसा है? मात्रक पास्कल होता है, यही यहाँ पर सही है। बिना बल के दाब कैसे संभव हो सकता है? कोई न कोई बल तो काम करेगा ही, और दाब बल पर निर्भर करता है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। दाब एक स्केलर राशि है जो बल को क्षेत्रफल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। किसी भी बल को अगर हम उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते तो हमें प्रेशर पता चल जाता है, किस हिस्से पर कितना प्रेशर लग रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी होगा। निम्न से कौन सा कथन परमाणु मॉडल के बारे में सही है? 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पिछले बार भी डाल्टन के परमाणु मॉडल से सवाल बीपीएससी प्रीलिम में पूछे गए थे। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई फिक्स्ड एनर्जी लेवल। थॉमसन मॉडल में परमाणु एक ठोस गोला है। आधुनिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा 49 का? तो बी हो जाएगा। बोर्स के मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक निश्चित ऊर्जा स्तर पर रहते हैं। ये बोर्स का मॉडल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन तरल पदार्थों में उत्प्लावन के बारे में सही है? उत्प्लावन बाउंसी के बारे में पूछा जा रहा है। बाउंसी फोर्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा। यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, गलत हो जाएगा। यह तरल द्वारा विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है, यह केवल ठोसों पर लागू होता है, यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह तरल द्वारा विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। डीएसओ के एग्जाम में सेम सवाल पूछा गया था कि अगर ग्रेविटेशन ख़त्म कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल पूछा गया था बाउंसी फोर्स के बारे में, जिसका आंसर भी शायद वही था। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित था, और ये फिजिक्स का पीडीएफ तो मैंने 4-5 दिन पहले ही तैयार किया। एग्ज़ाम होने से पहले इसका पहला वीडियो आ गया था, डीएसओ के एग्ज़ाम से पहले। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको टॉपिक का बेसिक्स क्लियर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, बायो में तो ठीक है, फिर भी रटने वाली चीज़ें कई सारी होती हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अगर आपका टॉपिक का बेसिक, हर टॉपिक का, जैसे मैग्नेट टॉपिक है तो उसका बेसिक कि मैग्नेट का बिहेवियर क्या होता है, जो एक दो लॉ उससे संबंधित होते हैं। जैसे ये जो है बाउंसी फोर्स, क्या होता है बाउंसी, किस कारण से लगता है। प्रकाश है तो प्रकाश का बेसिक बिहेवियर क्या होता है। लेंस है तो कौन सा लेंस क्या प्रतिबिंब बनाता है। अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ के जाते हैं ना तो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम सवाल आपके सही हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का पहला से दूसरा पेज जिसमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, ठीक है। 10th बेस्ड साइंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम आप लोगों से। देखिए अगला सवाल क्या है, 51 नंबर। निम्न से कौन सा कथन वैद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में सही है। तो यह एक वेक्टर राशि है, इसका एसआई मात्रक फैराड है, यह केवल धातुओं में पाया जाता है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, तो इसका एसआई मात्रक फैराड है, ये इसका सही हो जाएगा। वैद्युत धारिता एक स्केलर राशि है जो कैपेसिटर के आवेश संग्रह करने की क्षमता को मापती है। कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, तो कैपेसिटर आपके फैन में लगा होता है। जो इलेक्ट्रिक फैन आपके ऊपर सर के ऊपर नाच रहा होगा ना, उसमें कैपेसिटर लगा होता है, देखिए कभी खोल करके, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैपेसिटर जो आवेश को संग्रह करता है ना, उसको मापने का काम करता है कैपेसिटेंस, जो एक स्केलर राशि होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आवेश को संग्रह करता है, चार्ज को। निम्न से कौन सा कथन प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सही। निम्न से कौन सा कथन प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सही है। डिस्पर्सन कहा जा रहा है। डिस्पर्सन क्या होता है भाई, प्रकाश डिवाइड हो जाती है 7 अलग अलग रंगों में। जो 7 इसके रंग हैं सब खुलकर सामने आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज करेक्ट। यह प्रकाश की गति को बदलता है। गति कैसे बदल जाएगा, बात बात पर गति बदलता है। यह प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म खरीद कर ले आइएगा मार्केट से, जो पेपर वेट का भी काम करता है कम से कम, और ये 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है ना। निम्न से कौन सा कथन न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो यह उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, हीट को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा फिर क्या करती है, बिजली बनाती है, बिजली बनाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन तरंग के व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस के बारे में सही कहा जा रहा है। तो यह केवल ध्वनि तरंगों में होता है। यह रचनात्मक और विनाशकारी हो सकता है, यह केवल निर्वात में होता है, यह तरंगों की गति को बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, बी इसका आंसर हो जाएगा। यह रचनात्मक और विनाशकारी होता है। विनाशकारी का मतलब ये मत समझिए किसी का नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ पर गलत शब्द लिखा हुआ है। रचनात्मक की जगह पर जो सही शब्द होता है हिंदी में यूज, वो समपोषी होता है, समपोषी होता है। और इसको कहते हैं विनाशी, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही हैं, तो या तो वो उनका मिलने के पश्चात से क्या होगा, तो तीव्रता को कम कर देंगी, या तो मिलने के पश्चात से तीव्रता को बढ़ा देंगी। जिसमें बढ़ाती है उसको समपोषी इंटरफेरेंस कहा जाता है, और जिसमें कम हो जाता है उसको विनाशकारी इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरफेरेंस होगा ही तभी जब दो किरणें जो हैं, दो प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाती हैं, टकराती हैं। निम्न से कौन सा कथन सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सही है। यह केवल न्यूटन की गति के नियमों को संशोधित करता है। इट ओनली मॉडिफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यह समय और स्थान के बीच संबंध को परिभाषित करता है। समय और स्थान के, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस। अगला है, यह केवल कणों की गति पर लागू होता है, यह गुरुत्वाकर्षण को शामिल नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। यह समय और स्थान के बीच के संबंधों को परिभाषित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सापेक्षता सिद्धांत समय, स्थान व द्रव्यमान को परिभाषित करता है। विशेष और सामान्य सापेक्ष के रूप में ये परिभाषित करता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्पीड है, मोशन है, स्थान है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के रिलेटिव होता है। स्पीड ज़्यादा है तो किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये स्पेस में और किस किस को डिफाइन करता है, तो समय
स्थान यानी कि टाइम एंड स्पेस के बीच के रिलेशन को, द्रव्यमान को, इन सभी को परिभाषित करने का काम करता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, स्थिर नहीं है। अगर टाइम यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं, यहाँ पर अगर अभी 4 बज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह पर भी 4 बजेगा या किसी दूसरे सोलर सिस्टम में 4 बजेगा, सब जगहों पर 4 ही बज रहे होंगे, ये नहीं है। समय अगर यहाँ पर इस गति से चल रही है तो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे जगह पर भी सेम गति से चल रही होगी, हो सकता है वहाँ पर यह धीमी गति से चल रही होगी। इसी को कहा जाता है टाइम और स्पेस, स्थान और समय एब्सोल्यूट नहीं है। वो समय के साथ, वो जगह के साथ, स्पेस बदलने के साथ या फिजिकल डायमेंशन चेंज होने के साथ में उनमें परिवर्तन हो सकता है। इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला है, निम्न से कौन सा उपकरण विद्युत वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। बहुत आसान सवाल, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन तरल पदार्थों में दाब के बारे में सही है? दाब केवल सतह पर कार्य करता है। प्रेशर एक्ट ओनली ऑन द सरफेस। तरल पदार्थ है, लिक्विड है कोई। क्या आपने लिक्विड पर कभी दाब लगाया है? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐसा यूज होता है जहाँ पर लिक्विड पर दाब लगाना पड़ता हो आपको? बिल्कुल होता है। कोई भी आदमी अगर बाइक चला रहे हैं तो हर जगह पर हाइड्रोलिक ब्रेक अब आ गए हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। लिक्विड के ऊपर में दाब, इसी सिद्धांत पर सभी हाइड्रोलिक ब्रेक जो हैं वो काम करते हैं। जो लौंडे लपाटे छपरियों वाले गाड़ी लेके घूमते जिसमें डिस्क ब्रेक लगा होता है गाड़ी के अगले पहिए में, वो इसी पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। लिक्विड में क्या सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है? क्या सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करेगा? क्या ऐसा होता है? दाब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। अगला है, दाब केवल ठोसों में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दाब सभी दिशाओं में लिक्विड पर बराबर रूप से काम करता है। सभी दिशाओं पर लिक्विड पर बराबर रूप से काम करता है। लिक्विड को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता और दाब सभी दिशाओं में समान रूप से काम करता है। इसी के आधार पर इतने बड़ी बड़ी मशीनें जो आप देखते हैं, जेसीबी से लेकर के आपका डिस्क ब्रेक तक, ये सब के सब इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। हाइड्रोलिक सिद्धांत इसी पर काम करता है। प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड लिक्विड को कभी भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि ये मैं उदाहरण सहित समझाता हूँ आपको। इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर दबाव लगाया 10 kg का, मान लीजिए लगाया, तो यहाँ पर 10 kg का ही दाब ऊपर आएगा, 10 kg का ही आएगा। जीरो लॉस है, उतना ही ये आएगा ऊपर। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक मशीनें, बड़ी बड़ी जेसीबी, ये जितने काम करते हैं वो सब इसी के सिद्धांत पर काम करती हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन परमाणु संरचना के बारे में सही है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये भी सवाल डीएसओ एग्जाम में इसी टॉपिक से एक सवाल पूछा गया है। प्रोटॉन नकारात्मक आवेश रखते हैं। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, जबकि प्रोटॉन धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन तरंग गति के बारे में सही है? तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करती हैं। वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। सीरियसली, क्या ऐसा हो सकता है? तरंग पदार्थ हस्तांतरित करती हैं। तरंग पदार्थ, वेव अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है कि वेव कोई भी मैटर को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए। ये चीज़ संभव जरूर होगा आने वाले समय में। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा जरूर संभव होगा कि वेव किसी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाए। तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। वेव ट्रांसफर एनर्जी बिल्कुल करती हैं। आप तक जो अभी मैं पहुंच रहा हूं वो वेव्स के फॉर्मेट में ही आप तक एनर्जी के फॉर्मेट में पहुंच रहा है। तरंग केवल निर्यात प्रचारित होती है? बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग
के बारे में सही है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसी संबंधित है ये। देखिए इसमें क्या है, इसका पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। यह केवल विद्युत क्षेत्रों के कारण से होता नहीं, विद्युत क्षेत्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बड़े द्रव्यमान द्वारा प्रकाश के झुकने को दर्शाता। इट डिस्क्राइब द बेंडिंग ऑफ लाइट्स। आपके घर में जो टॉर्च से रोशनी निकलती है, बल्ब से निकलती है, क्या वो बेंड होता है क्या? मुड़ते देखा है क्या कभी आपने? नहीं देखा होगा, मुड़ ही नहीं सकती। क्या लाइट की बेंडिंग होती है? अभी तो मैंने आपको समझाया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि स्पेस भी बेंड होगा, टाइम और प्रकाश भी बेंड हो सकती है। तो होता क्या दरअसल में, बहुत भारी, कितना भारी? 100 किलो 50 किलो नहीं, बड़े ब्लैक होल या किसी ऐसे बड़े ग्रह उपग्रह या कोई भी ऐसा बड़ा पदार्थ जो स्पेस में मौजूद हो, जिसके कारण स्पेस मुड़ जाता है। स्पेस मुड़ जाता है तो वहाँ पर लाइटें मुड़ जाती हैं, और इस लाइट के कारण से, स्पेस और ग्रेविटी के मुड़ने के कारण से इसके पीछे कोई दूर की वस्तु हमें स्पष्ट और क्लियर दिख जाती है। तो ये बहुत बड़े ग्रेविटेशनल स्पेस के कारण से लाइटें बेंड हो जाती हैं, और उसी के कारण से ग्रेविटेशनल लेंस की क्रिया उत्पन्न होती है, जो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया हुआ है। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये हकीकत होता है, ये सही होता है, इसमें कुछ भी मिथ्या या थ्योरेटिकल नहीं है, ये सही चीज़ है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जिसको कहा जाता है, लाइट बेंड हो जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, किसी बड़े तारे, जिसके कारण से लाइट बेंड हो जाती है। और गुरुत्वाकर्षण एक वेव के रूप में काम करता है, अगर आपको ये पता हो। इन्हीं परिघटनाओं के कारण से ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है यह प्रकृति में उत्पन्न हो सकता है। अगर आपको कोई फोटो में दिखा पाता तो मैं ज़रूर ही दिखाता। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग कुछ कैसा दिखता है। अगर आपको दिखे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से इस टॉपिक, ये मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं गुरु। कभी कभार जैसे क्वांटम से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से, ब्लैक होल से कभी कभार एक आध सवाल पूछ लेता, इसीलिए मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन वैद्युत धारा के बारे में सही है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सही है। तो यह एक स्केलर राशि है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट है, यह आवेश प्रवाह की दर है, यह केवल धातुओं में प्रवाहित होती है, नहीं, कंडक्टर्स के, मेटल्स के अलावा और भी चीज़ों में प्रवाहित हो सकती है। जैसे सॉल्ट वाटर, जो डीएसओ पेपर आया था उसमें ही पूछा गया था कि किस किस में निम्न से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। तो सॉल्ट वाटर, हरी लकड़ी, जो जीवित लकड़ी है, कभी उससे छू करके देखिएगा बिजली को, तुरंत आपके जीवन में एडवेंचर आ जाएगा। तो यह आवेश प्रवाह की धार है। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह एसआई मात्रक इसका एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, और वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन भी होता है इसका, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन दर्पण के बारे में सही है? तो समतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सही है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी मॉडर्न फिजिक्स में है। घटना चक्र में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा जहाँ पर इसके क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। ये केवल बड़े पैमाने की वस्तुओं पर लागू होता है। यह कणों की तरंग कण द्वैत प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात ये पार्टिकल का डुअलिटी, इट डिस्क्राइब द वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअलिटी को दिखाता है। कोई एक चीज़ पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है, उसको दर्शाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह कणों की तरंग कण द्वैत प्रकृति को, इट डिस्क्राइब द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ पार्टिकल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। यह न्यूटन के नियमों को पूरी तरह स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, ना तो स्वीकार करता है ना तो पूरी तरह से स्वीकार करता है। क्वांटम का मतलब हो गया, हम जितने छोटे लेवल पर जाते हैं वहाँ पर क्वांटम जैसे सिद्धांत लागू होते हैं, ठीक है। और जितने बड़े लेवल पर हम जाते हैं, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पर आइंस्टाइन का सिद्धांत लागू होने देता था। तो बीच का है
जो दिख रहा है हमें, जहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, वहीं पर न्यूटन के सिद्धांत वगैरह लागू होते हैं। बाकी जगहों पर मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे सिद्धांत हमारे फिजिक्स के अप्लाई नहीं हो पाते हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, ये आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। क्वांटम एक्चुअली में है क्या, ये भी आज तक कोई साइंटिस्ट सही से समझ नहीं पाया है, वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, टीचर और स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा कथन बल के बारे में सही? बल एक स्केलर राशि है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल केवल गति को बढ़ाता है, बल का प्रभाव द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन वैद्युत प्रेरित ईएमएफ के बारे में सही है? तो यह केवल एक बल है या वैद्युत ऊर्जा का माप है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। ईएमएफ वैद्युत ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता का माप है, वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान करने की क्षमता का माप को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। यह बल नहीं है, एसी या डीसी दोनों में ही यह उत्पन्न हो सकता है, एसी या डीसी दोनों में उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल निम्न से कौन सा कथन तरंगों के विवर्तन डिफ्रैक्शन के बारे में सही है? तो यह केवल प्रकाश तरंगों में होता है डिफ्रैक्शन, यह तरंग के अवरोध के चारों ओर मुड़ने की प्रक्रिया है, यह केवल निर्वात में होता है, यह तरंग की गति को बदलता है। डिफ्रैक्शन का क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यह तरंग के अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की प्रक्रिया है, डिफ्रैक्शन इसी को कहा जाता है। विवर्तन तरंग प्रकाश ध्वनि के अवरोध या छिद्र के चारों ओर मुड़ने की प्रक्रिया या गति को नहीं बदलता है, बल्कि बस मुड़ जाता है चारों, उसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब प्रकाश या ध्वनि किसी भी ठोस सतह से टकराएंगी तो वो अगर पार नहीं कर पा रही हैं उसको, तो फिर क्या होगा? वो मुड़ जाएंगे, डिफ्रैक्शन कहलाता है, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन के बारे में सही है? तो यह छोटे नाभिकों का संलयन है, ये एक बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में विखंडन है, तो यही इसका सही हो जाएगा। यह केवल हाइड्रोजन परमाणुओं में होता है, यह ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता, ये दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है जिससे एनर्जी निकलती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया परमाणु बम बनाने की क्रिया यही है। निम्न से कौन सा कथन ऊष्मा हस्तांतरण के बारे में सही है? या केवल संचरण द्वारा होता है, या संचरण, सन्नादन, विकिरण सभी के द्वारा हो सकता है? इट कैन अकर बाय कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशंस। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर यही हो जाएगा। ऊष्मा हस्तांतरण इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सही है? यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यह केवल समतल सतहों पर कार्य करता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा, यह हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपका रिवीजन हो रहा होगा। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने साइंस के करवाए हैं, बायो कंप्लीट करवाया मैंने ऑलमोस्ट, और फिजिक्स आपको 200 MCQ करवाऊंगा, 100 ये हो जाएगा और 100 और करवा दूंगा। केमिस्ट्री के भी 200 से ज़्यादा MCQ मैं करवाऊंगा। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा कहीं पर, जहाँ पर भी कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों उनको शेयर कर सकते हैं। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि हाँ ये परिवर्तन कर सकते हो आप, है ना। अगले वीडियो से आपको परिवर्तन दिखेगा तो बताइएगा मुझे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा कथन तरंग कण द्वैत यानी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में सही है? वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब होता है? यह केवल प्रकाश तरंगों पर लागू होता है, यह कणों और तरंगों की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यह कण के तरंग यानी कि कोई चीज़ वेव के भांति भी व्यवहार कर रहा है और कण के भांति भी यानी कि पार्टिकल के जैसा भी व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकृति को दर्शाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। तरंग कण द्वैत कण जैसे इलेक्ट्रॉन और तरंग जैसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा उपकरण वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन स्नेल का नियम के बारे में सही है? पहला है कि यह परावर्तन को परिभाषित करता है, यह अपवर्तन को परिभाषित करता है, यह केवल ध्वनि तरंगों पर लागू होता है, यह माध्यम का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। स्नेल्स का लॉ है क्या? अगर आपको ये पता होगा तो इसको हल कर ले जाएंगे। और ये जरूर मैं बताऊं कि लाइट के चैप्टर से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक है स्नेल्स का लॉ। क्या होता है स्नेल्स का लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें यह कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका रास्ता जो है यह विचलित हो जाता है, यह इसका रास्ता विचलित हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा, या तो इधर जाएगा अगर माध्यम डेंस नहीं है तो, और इधर जाएगा अगर माध्यम ज़्यादा डेंस है तो, और अगर सीधा चला जाएगा अगर माध्यम डेंस कम है तो जब भी माध्यम चेंज हो रहा है प्रकाश का तो उसका रास्ता बदल जा रहा है। यही स्नेल्स का लॉ है। यह अपवर्तन को परिभाषित करता है, यह अपवर्तन को परिभाषित करता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के माध्यम के अपवर्तनांक से जोड़ता है। यानी कि अगर माध्यम बदलेगा तो रास्ता बदल जाएगा, प्रकाश का परिवर्तित हो जाता है। निम्न से कौन सा कथन रेडियो धर्मिता के बारे में सही है? यह केवल कृत्रिम प्रक्रिया है, यह नाभिक का स्वतः विस्फोटन है, यह केवल हल्के तत्वों में होता है तो यह नाभिक का स्वतः विस्फोटन है। निम्न से कौन सा कथन ध्वनि की तीव्रता के बारे में सही है? इसका SI मात्रक डेसिबल है, यह ध्वनि की शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र है, यह केवल निर्वात में मापी जा सकती है, यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह ध्वनि की शक्ति के प्रति इकाई क्षेत्र है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका SI मात्रक प्रति वर्ग मीटर होता है, वॉट प्रति वर्ग मीटर होता है, वॉट प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्र है जिसका SI मात्रक वॉट प्रति वर्ग मीटर है। डेसिबल एक लघु कणीय स्केल है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बारे में सही है? ये तो एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसको याद रखना होता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल जी कांस्टेंट जो निकालते हैं उसी का वैल्यू है। में भी कभी पूछ ले, याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू होता है। बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए, बाकी नहीं भी याद रखेंगे तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल अगर आपने सॉल्व किया हो 11th-12th में तो उसमें बहुत काम आता था ये नंबर। जी हर फॉर्मूला में बड़ा जी जो आता है उसी जी के लिए ये नंबर यूज़ किया था। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होता है। निम्न से कौन सा कथन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे हीरा की चमक इसी कारण से होती है, हीरा की चमक इसी कारण से होती है। तो देखिए इसके बारे में है, यह केवल निर्वात में होता है, यह तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यह केवल ध्वनि तरंगों में होता है, यह क्रांतिक कोण पर निर्भर नहीं करता, यह क्रांतिक कोण पर क्रिटिकल एंगल पर निर्भर करता है। इसीलिए हीरे की जितनी अच्छे तरीके से पॉलिश की जाएगी उतना ही चमकदार होगा वो। तो बिल्कुल क्रिटिकल एंगल ही वहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह तब होता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा कथन अर्धचालक के बारे में सही है? अर्धचालक के बारे में तो इसकी चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। अगर इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो यह इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, इंसुलेटर के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जब इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है तो इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होने लग जाते हैं और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है इससे, और यह कंडक्टर के भांति व्यवहार करने लग जाता है। वहीं सुपर जो कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर्स, उनमें रेसिस्टेंस अप्रॉक्स 0 के बराबर में होता है। अप्रॉक्स 0 कह रहा हूँ मैं, 0 नहीं होता, उसमें भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी अप्रॉक्स जो है वो 100% के करीब होता है, फिर भी 100% नहीं होते हैं। लेकिन इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी 0 होता है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी वैसे तो नहीं होती लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कंडक्टर के भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन गति के द्वितीय नियम के बारे में सही है? तो यह बल और त्वरण के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। बल और त्वरण यानी कि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। बल और त्वरण हो गया, यह बल हो गया, यह त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये मास हो गया। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो फॉर्मूला होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन को भी दिखा रहा है ये। अगला सवाल है कि पिच ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर निम्न से कौन सा कथन ध्वनि के पिच के बारे में सही है? पिच के बारे में पूछा जा रहा है। पिच ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है, पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, पिच ध्वनि की गति पर निर्भर करती है, पिच केवल निर्वात में मापी जा सकती है। 4 ऑप्शन से आपके सामने इसका आंसर 4 ऑप्शन में से आंसर निकाल दी कि दरअसल में ध्वनि जो है ना वो इस प्रकार से इस प्रकार जा रही थी। ये जो अप और लो आपको दिख रहा है ना, इसी को पिच कहा जाता है, इसी को पिच कहते हैं और कुछ नहीं। अब इसी को भारी भरकम स्टेटमेंट में लिख दिया है। पिच ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है, पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच ध्वनि की गति पर निर्भर करती है। अगला है कि पिच केवल निर्वात में मापी जा सकती है। इस प्रकार का कैसे हो सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में सही है? यह हमेशा खुला होता है, यह धारा प्रवाह के लिए बंद पथ प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो सर्किट है तो हमेशा बंद ही तो होगा, ओपन सर्किट थोड़ी न बन सकता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन लेजर की विशेषता के बारे में सही है? तो लेजर प्रकाश जो है यह डायरेक्शनल होता है। पिछले ही वीडियो मैंने आपको समझाया था, लेजर जो होता है डायरेक्शनल होता है और एक ही डायरेक्शन और एक ही लाइट होगा, एक ही रंग की लाइट हो सकती है, एक ही रंग की लाइट होगी और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, इसमें बिखराव नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रकाश हमेशा ही दिशात्मक होती है और एक रंगीय होती है, एक रंगीय होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेजर प्रकाश दिशात्मक, संगत और एक वर्णी होती है। इसका उपयोग माप और अन्य अनुप्रयोगों में होता है। किसी चीज़ को मापने के लिए, दूरी मापने वगैरह के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक वर्णी होता है, ये भी याद रखिएगा, एक ही वर्ण का होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित का कौन सा कथन न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सही है? फ्यूजन के बारे में पूछा जा रहा है। विखंडन तो आपका पहले ही करवा दिया, अब ये फ्यूजन आ गया है। यह एक बड़े नाभिक का विखंडन है या 2 छोटे नाभिकों का संलयन है। यह केवल ठंडे तापमान पर होता है, यह ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह 2 छोटे नाभिकों का संलयन होता है, संलयन होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 85 क्वेश्चंस हैं इसमें, 85 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। निम्न से कौन सा कथन सन्नादन रेजोनेंस के बारे में सही है? ये पिछले टॉपिक में भी आया था, पिछले वीडियो में भी आया था। यह केवल ध्वनि तरंगों में होता है। यह प्रणाली के प्रकृति आवृत्ति पर अधिकतम कंपन है, वाइब्रेशंस है। यह तरंग की गति को बदल देता है। यह केवल निर्वात में होता है। यह प्रणाली के इट इज़ द मैक्सिमम वाइब्रेशन एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये इसका सही हो जाएगा। एक इसमें PDF में एरर आ गया जिसमें रैंडमाइजेशन नहीं हो पाया है ऑप्शंस का करेक्ट आंसर का, इसलिए कई सारे ऑप्शंस में लगातार में बी ही सही हो जा रहे हैं। तो रैंडमाइजेशन कर दूंगा मैं। इसमें तो 85 तक ही क्वेश्चंस थे। अगले वाले वीडियो में आपको रैंडमाइजेशन कर दूंगा मैं, जिससे सारे के सारे सवाल रैंडम तरीके से होंगे। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में थे, आज ही ये बस दिक्कत आया होगा। निम्न से कौन सा कथन पास्कल का सिद्धांत के बारे में सही है? केवल ठोस पर लागू होता है। यह कहता है कि दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होती है। यह केवल गैसों पर लागू होता है। यह दाब और आयतन के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कहता है कि दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका ढेर सारा एप्लीकेशन बताया। तो पास्कल का सिद्धांत इसी पर काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पर ही बेस्ड होते हैं वो सब। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। 38 मिनट में करीब में 40-45 सवाल मैंने करवाए हैं आपको। इसको ज़रूर याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिए एक बार। अगले फिजिक्स के वीडियो में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।